नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हमारा ये प्राचीन हिस्ट्री का जो है प्राचीन इतिहास का जो है एशियंट हिस्ट्री का हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें हमारा ये तीसरा सेशन होगा। हम देखेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। हमने जो है पहले बहुत सारी पुस्तकों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली वाली कक्षा में। तो अगर आप ने नहीं देखा तो उसको जा कर के देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। तो बिना वीडियो में देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे सपोर्ट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या मुझे सुधार करना चाहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ, मेरे वीडियो को लोग पसंद करते हैं और देखते हैं तो ही मुझे बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनाना चाहिए। तो फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फिर क्यों बनाएंगे, है ना। फिर ऐसे टाइम मेरे को नहीं काटना है यूट्यूब पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो प्रमुख जो लेखक हैं टेसियस, हेरोडोटस, है ना। हेरोडोटस और मेगास्थनीज और डाइकिमेकस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फिर बताया जाएगा कि इतिहास का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से इतिहास आया, है ना। पहला बुक इतिहास का किसने लिखा था। तो इस टाइप की बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। हेरोडोटस जो है एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता तुर्की थे वो, और इतिहास का जो है उनको पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। पुस्तक उन्होंने हिस्टोरीज नाम का एक बुक लिखा था, है ना। एक ग्रीक हिस्टोरियन एंड जो है ये जियोग्राफर थे, है ना। इन्होंने जो है टेसिसियस नाम का जो है ईरान का जो है एक राजवैद्य जो रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान थे ये, और भारत के संबंध में इनका जो है विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, जैसे मेगास्थनीज हैं। तो मेगास्थनीज ने जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर्स एम्बेसडर था, ये राजदूत था उनका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसने एक पुस्तक लिखी थी मौर्य साम्राज्य के बारे में, इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन जो चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी मिलती है उसमें। और सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरियाकस, अर्नेस्टिकस और तथा जो है असिस्टोबुलस के वितरण विश्वसनीय है इसमें, ठीक है। तो कह रहा द किंग्स प्लेस सरप्राइज इन, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, है ना। तो देखेंगे इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं है, है ना। वो इजिप्टियन ऑथर थे। तो प्रारंभिक जो हिंद महासागर है व्यापार का एक समकालीन था उसमें, तो और जो है वर्णनात्मक विवरण उसमें मिला। तो 80 AD के समय में भारतीय जो बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, ठीक है। हम देखेंगे जो प्लिनी है वो 50वीं AD में आए थे, और वो जो है एक रोमन लेखक थे। उन्होंने प्रकृतवादी और सेना कमांडर थे वो, ये रोमन एथर और जो है नेशनलिस्ट एंड आर्मी कमांडर, है ना। वो पुस्तक जो है बुक, उसमें जो है उन्होंने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी उसमें मिलती है। इसके अलावा क्लाडियस, है ना, क्लाडियस टॉलमी का जो है चर्चा आता है। तो क्लाडियस टॉलमी जो है 150 AD में, और ये जो है ना एक ग्रीको रोमन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषीय भूगोलवेत्ता थे ये। इन्होंने पुस्तक लिखा है भूगोल और जो है अल्मागेटस और डाइमेकस। आप तो ये सोचते होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप इसको जानकारी के तौर पर रख सकते हैं, बाकी इसमें कोई वो फैक्ट नहीं है ना। और डाइमेकस जैसे कोई बच्चा पूछ लिया पिताजी हिस्ट्री का जनक कौन है, हिस्ट्री कैसे, ये कौन थे, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डाइमेकस तो सीरियन नरेश अंतिकोयस का जो है राजदूत है
है ना, बिंदुसार के राज दरबार में आया था ये। इसके अलावा डायनोसियस, ये जो है मिस्र है। नरेश टॉलमी फिलेडेल्स का जो है राजदूत है। अशोक के जो है राज दरबार में ये भी आया था अशोक के समय में, जब अशोक सम्राट था। अब हम चीनी जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रमुख जो लेखक हैं फाहियान है, जो 405 से एडी में आए थे और 411 एडी तक थे, है ना। और सोंग यून उनको बोला जाता है, सोंग यून 518 से 520 तक थे। और इसके अलावा जो वेनसोंग है, वेनसोंग भी आए थे 630 से 645 ईस्वी तक थे। और ईसिंग आए थे, ईसिंग जो है 671 में आए थे और 695 तक यहाँ पे थे। तो हम पहले फाहियान के बारे में देख लेते हैं। फाहियान संबंधी जो है राजा थे, गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के समय में आए थे। तो इन्होंने बुद्ध पुस्तक में जो है बौद्ध राज्यों का जो है अभिलेख के बारे में बताया गया है। रिकॉर्डेड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में बताया गया है। जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन इसका ये मिलता है कि गुप्त काल का जो विशेषकर और मध्य प्रदेश की जो समाज और संस्कृति है उसके बारे में इसमें चर्चा मिलती है। ठीक है, फाहियान के बुक में। इनका बुक क्या था, तो बौद्ध राज्यों का जो है अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनता को जो है खुशी और समृद्धि बताया इन्होंने, कि जो मध्य प्रदेश की जनता थी वो बहुत खुशी और समृद्ध बताया कि उन्होंने वो बहुत खुशी थे और समृद्ध भी थे। इसके अलावा सयुंगन, है ना, सयुंगन जो है वह 518 ईस्वी में जो है भिक्षु हुई झेंग फाली और जो है जिंग फौजी के साथ भारत आए थे। और उन्होंने जो है स्वात घाटी का जो है दौरा किया और गांधार राजवंश का विवरण लिखा है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा वेनसांग का यात्रा जो है माना जाता है प्रमुख, जिसमें जो है वो 629 एडी से 645 एडी तक यहाँ पे रहते हैं। वो जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं और 15 साल तक रहते हैं यहाँ पे। उनकी पुस्तक CU की है ना, CU की। और हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है। 138 देशों का उन्होंने विवरण किया है। उसमें विशेष ये है कि वो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का भी कार्य किए थे यहाँ पे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय वही जिसको बख्तियार खिलजी ने बाद में जला देता है। ये जो है समकालीन कुलपति इसके जो है आचार्य शीलभद्र थे। अब हम देखेंगे अरबी जो लेखक आए हैं उनके बारे में, जिसमें जो है प्रमुख लेखक है अलबरूनी है, इसका नाम सुलेमान है, इसका नाम अल-ताजिर और इब्न बतूता, है ना। अब हम अलबरूनी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था और उसकी पुस्तक है किताब उल हिंद या जो है तहकीक इन। इसकी भाषा जो है अरबी में है। जानकारी भी इसकी जानकारी इसमें क्या क्या मिलती है, धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, इन सब की जानकारी मिलती है। इसके अलावा समाज, तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजपूत जो कालीन स्थितियाँ थीं उसके बारे में चर्चा मिलती है अलबरूनी के समय में। अब जो है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता जो आया था उसने भी पुस्तक लिखी है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसकी पुस्तक का नाम है किताब उर रिहला, जिसको अरबी भाषा में लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समकालीन यम जो है मोरक्को यात्री लेखक और ये जो है खोजी था, ये यात्री था और खोजी था। इसके अलावा ये जो है 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का जो है काजी बनाया था। और इसकी जानकारी मिलती है 14वीं सदी का जो भारतीय परिस्थितियाँ उसके बारे में इसने लिखा है और दिल्ली सल्तनत की भी जानकारी इसने दी है। अब हम देखेंगे अन्य जो लेखक आए हैं, अन्य राइटर, जैसे तारानाथ जो है तिब्बती लेखक थे। इन्होंने पुस्तक लिखा है क्यूर तिंग्यूर, है ना, किंग्यूर टिंग्यूर। इसके अलावा मार्को पोलो आया था 1254 में। ये इटली के जो है वेनिस शहर में का था, इसका जन्म हुआ था। ये जो है नहीं, ये 1254 में नहीं आया था, इसका जन्म हुआ था 1254 में इटली के जो है वेनिस शहर में। ये आया था भारत जो है 1292 ईस्वी में, कोरोमंडल तट पे आया था पांड्य साम्राज्य के समय में। और दक्षिण भारत के जो है कातकी वंश की जो है एक प्रसिद्ध महिला शासक रुद्रमा देवी थी उस समय। ठीक है, ये देखो ये इधर से आया था, ये मार्को पोलो घूमा था। अब देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, जिसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, निधान, मूर्तियाँ
भित्ति चित्र के बारे में अभिलेख। ठीक है, अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अब अभिलेख में हम देखेंगे जिसको अभिलेख किसको कहते हैं। अभिलेख वो होता है जिसको कठोर सतह जैसे होता है और पत्थर या धातु पर जो है उत्कृष्ट जो लेख होता है उसको अभिलेख बोलते हैं। देखो सामने लिखा गया है ना, ये तो इसको अभिलेख बोलते हैं। इसके अलावा जो है एपियोग्राफी, एपिग्राफी जो अभिलेख का अध्ययन होता है ना, इसका प्राचीन जो लिपियां होती हैं उसी का जो है अध्ययन होता है। इसमें देखा का पैलियोग्राफी इसको बोलते हैं। जो इन अभिलेखों का अगर हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाएगा एपियोग्राफी। अगर इन प्राचीन जो लिपियों का हम अगर अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तो एपियोग्राफी। अगर हम प्राचीन लिपियों का अध्ययन करेंगे, है ना, तो उसको हम बोलेंगे पैलियोग्राफी। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे प्राचीनतम जो अभिलेख है उसमें। जैसे प्राचीनतम अभिलेख में बोगजोई अभिलेख है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या ही बताएं। बोगजोई अभिलेख जो है एशिया माइनर तुर्की की तरफ पड़ता है और इसका खोज जो है प्लूगो विंगलर ने किया और इसमें जो है इंद्र वरुण मित्र व नाश के बारे में बताया गया है। और जो है इसके बाद भारत में जो है अभिलेख का जो प्रचलन सबसे ज़्यादा माना जाता है अशोक के समय में। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के जो है शासक थे, है ना, मौर्य शासक थे। खोजकर्ता जो है जोसेफ टिफेनथैलर जो 1750 में खोजा। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो है अभिलेख हैं उसको खोजा, उसको पढ़ा, उसने खोजा था जोसेफ टिफेनथैलर ने 1750 में, लेकिन उसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं उनको। और जो अशोक के अभिलेख हैं उसको लिखा गया है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरामाइक में। इनकी जो भाषा वो प्राकृतिक भाषा है। ये देखो लिखा गया है अभिलेख अशोक का, ये देख रहे हो ना, ये है, ये सब लिखा गया है देखो। ठीक, अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के में जो है भारत के जो प्रमुख अभिलेख हैं और उस अभिलेख शासक और उनके विषय में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल ने, ठीक है, खारवेल शासक ने, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी जो प्राकृतिक भाषा बिना तिथि वाला है। महाराजा उपाधि का जो प्राचीनतम उल्लेख है इसमें कहा गया है और भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम उल्लेख यही है। इसके अलावा देखो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है गुजरात में, जिसको रुद्रदामन उज्जैन का जो शासक क्षत्रप होता है उसने करवाया है। और जो है इसमें विशुद्ध संस्कृत में जो है लिखित प्रथम व सबसे बड़ा जो है अभिलेख है। और इसमें जो है सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाया था उसने करवाया था। और चंपू शैली में जो है गद्य पद्य मिश्रित भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा नासिक का जो है गुहा लेख, जिसको महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें गौतमी बलश्री माँ है, जिसमें गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी का जो है इसमें वर्णन किया गया है। सातवाहन वंश से हैं ये। इसके बाद नाना घाट अभिलेख नागानिका हैं, जो सातवाहन शासक के बारे में ही इसमें सतकर्णी प्रथम की जो पत्नी है उनके बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा मंदसौर का जो अभिलेख है एमपी में ये भी है ना, एमपी मध्य प्रदेश में है ये। इसको जो है यशो वर्मन मालव जो नरेश थे उनके बारे में है। यशो वर्मन की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसी का वर्णन किया गया है इसमें, है ना। इसके अलावा एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख कर्नाटक के जो है एहोल के जो है मेगुड़ी मंदिर में है, जिसको जो है बादामी चालुक्य के जो राजा पुलिकेशन द्वितीय थे उन्हीं का ये अभिलेख है। इसमें जो है हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के जो युद्ध का जो है विवरण किया गया है और संस्कृत भाषा में जो है रविकृत इसको किया गया है ना। रविकृत मतलब इसको दर्शाया गया है उसमें। और इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख है, जो प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश में है।
इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जो है विजय का जो है विवेचना किया गया है संस्कृत भाषा में, और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हर्षेड द्वारा चंपू शैली में इसको लिखा गया है। इसके अलावा उत्तर मेरु अभिलेख है। उत्तर मेरु अभिलेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, और चोल शासक जो परंतक प्रथम थे उनका 907 से लेकर के 953 ईस्वी तक का उसका चर्चा किया गया है। इसमें जो है स्थानीय स्वशासन की जो है जानकारी, ग्राम सभा के कामकाज का विवरण और ग्राम प्रशासन के संचालन हेतु समितियों का उल्लेख किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री के जो है उत्तर मेरु शिलालेख भारत के जो है लोकतांत्रिक इतिहास का जो है प्रमाण माना जाता है ये। इसके अलावा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और वनडे एग्जाम में खास तौर से और यूपीएससी में भी। तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है, और इसमें भारत पर होने वाले जो हुड़ आक्रमण है उसकी जानकारी मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो वहीं पे बगल में सब लिख देगा कि भीतरी अभिलेख जूनागढ़ का, महरौली अभिलेख, है ना, तो इस तरीके से लिख देगा। सौगौरा अभिलेख। तो आप किस में चर्चा मारेंगे? तो आपको जब अगर आता रहेगा तो आप मार देंगे तुरंत। भीतरी भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण जो है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। और महरौली अभिलेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के बारे में लिखा गया है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो सैनिक विजयों की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अब देखेंगे एरड़ अभिलेख। तो एरड़ अभिलेख में जो है जो एमपी में है, इसमें जो है भानुगुप्त, और इसमें जो है सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य यहीं से मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है, पूछ लेता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिलता है लिखित साक्ष्य, तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। इसको किसके लिए लिखा गया? तो भानुगुप्त के बारे में लिखा गया है। भानुगुप्त का उस समय रूलर शासक थे। और जो है बिलसद अभिलेख जो है कुमारगुप्त जो प्रथम थे गुप्त साम्राज्य के, उनके शासनकाल में लिखा था। गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में इसमें लिखा गया है बिलसद अभिलेख में। इसके अलावा वेशनगर जो गरुड़ स्तंभ है उसको जो है हेलियोडोरस शासक जो था उसके समय में लिखा गया है। इसमें हिंद यूनानी शासक जो है एंटिआल्टिडस के यूनानी और राजदूत हेलियोडोरस के बारे में खोजकर्ता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1877 में, और ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्के और जो उस समय के अन्य चीज़ें थी। तो सिक्कों के अध्ययन के लिए मुद्रा शास्त्र था। मुद्रा शास्त्र का जनक जो है जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, ये है जेम्स प्रिंसेप। प्राचीनतम जो सिक्के थे आहा सिक्के थे, करसापर थे, पंचमार्क सिक्के उसमें चलते थे। धातु के टुकड़े पर जो है विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते थे ये सिक्के। और जो है समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती भी वही एक मुद्रा मिली है ना, जिसमें वो बीड़ा वादन कर रहा है। ये देखो समुद्रगुप्त। इसके अलावा सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है लेख है जो है ना एवन साम्राज्य में लिखा हुआ मिलता है ना, कि उस पर लिखा हुआ कोई, जैसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम जो है तिथि युक्त जो सिक्के मिले हैं वो है शक शासक जीवदामन के समय में, और बिंब कटफिसेस कुषाण शासक के समय में सर्वप्रथम जो है विशुद्ध सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो हैं गुप्त शासक के द्वारा चलाई गई हैं। और जो है अरिकमेडु है ना, मतलब पुदुचेरी के निकट पड़ता है अरिकमेडु, उससे जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और गुप्त काल में जो है सोने के सिक्कों को जो है दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये देखो गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये है संवत है, कृत संवत, विक्रम संवत है ना, शका संवत, अनन्य विक्रम संवत। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो संवत है उसके बारे में बताया गया है। देखो जैसे विक्रम संवत
1758 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा जो है शासकों के विजय पर शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 1957 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है ये, है ना। और हम लोग यही फॉलो करते हैं शक संवत को। गुप्तकालीन जो संवत है उसको 319 से जो है 20वीं ईस्वी तक चला है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और अन्य जो बल्लभी सामंत थे उनके समय में। आनंद विक्रम संवत है 1152 से ईस्वी में पृथ्वीराज रासो के जो कवि थे चंद्रबरदाई उन्होंने चलाया। इसके बाद चालुक्य विक्रम संवत जो 1076 ईस्वी में कल्याणी के जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम के द्वारा। हर्ष संवत आया था 606 में ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत का जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हम देखेंगे उसका परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय, मानव का जो उद्भव कैसे हुआ, फिर पाषाण काल कैसे आया, पूरा पाषाण काल कैसे आया, मध्य पाषाण काल कैसे आया, नवपाषाण काल कैसे आया, ताम्रपाषाण काल कैसे आया और महापाषाण काल कैसे आया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सामान्य परिचय। तो प्रागैतिहासिक काल, तो इसमें जो है संपूर्ण जानकारी जो मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से उसको बोलते हैं, और कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको नो राइट एंड एविडेंस मिलता है। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं पाषाण काल को, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी मिलती है लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है ना। और उदाहरण जैसे उसका हम पूरा पाषाण काल का ले सकते हैं। और भारत में जो है पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य है वो पल्लवरम मद्रास में जो से प्राप्त हुआ है, जिसको हस्तकुठार था, हैंड एक्स, ठीक है। और खोजकर्ता इसके थे ब्रिटिश पुरातात्विकविद जो है रॉबर्ट ब्रूसफूट, और जो है ब्रूसफूट जो है भारत प्रागैतिहासिक काल का जो है जनक माना जाता है। रॉबर्ट जो ब्रूसफूट हैं उनको जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो है जनक माना जाता है। अब हम देखिए क्रिश्चियन जगेरसन थॉमसन, है ना, ये थे डेनिश पुरातात्विकविद हैं ये, और इतिहास में 3 युग प्रणाली के जनक माने जाते हैं। आधार पे जैसे आधार क्या था, ग्राउंड, तो मानव द्वारा प्रयुक्त सामग्री का, है ना। इन्होंने जो है पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग के बारे में बताया है। इतिहास हम देखेंगे तो इतिहास कितने प्रकार का होता है, तो हमारा यहाँ से मेनली जो एशियंट हिस्ट्री है वो यहाँ से चालू हो जाता है। अभी तक तो हमने आपको सारे तथ्यों के बारे में जानकारी दिया, अब यहाँ से हमारा इतिहास चालू हो गया है, ठीक है। जिसमें हम इतिहास को देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, है ना, 25 लाख से जो है 3000 ईसा पूर्व तक, और आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। और प्रागैतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जिसमें जो है हमें जो है चीज़ें मिली लेकिन उसको हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। जिसमें जो है हम उदाहरण तो पाषाण काल देख सकते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया 10 से जो है लाख से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो है हो गया, है ना, और नवपाषाण काल हो गया। इसमें जो है हम निम्न पूरा पाषाण काल में जो है 25 लाख से 1 लाख बीसी तक, इसमें जो है सोन संस्कृति मिली, मद्रास संस्कृति मिली। और पूरा पाषाण का मध्य पाषाण काल जो है 1 लाख से जो है 40,000 बीसी तक, है ना। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक, है ना। वैदिक काल को जो है अब जो है तक नहीं भी, वैदिक काल को अब तक किसी भी काल में नहीं रखा गया है ना। वैदिक काल को किसी भी काल में नहीं रखा गया है। ठीक है। अब जो ये क्या नाम है, प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, है ना, इसको स्टोन एज से माना जाता है। और इसके अलावा जो मतलब आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें जो है लिखित जानकारी तो मिले लेकिन उसको हम पढ़ ही नहीं पाए। उदाहरण के तौर पे हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल है उसमें तो लिखित साक्ष्य भी मिले, उसको हमने पढ़ लिया, तो इस वजह से उसको हमें
ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में जैसे बांट सकते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास 700 AD तक है ना। उसके बाद 712 AD से लेकर के उसके आगे 1707 ईस्वी तक, जब तक उसका क्या नाम औरंगजेब का काल होता है, तब तक हम मान सकते हैं मध्यकालीन इतिहास को। उसके बाद आधुनिक इतिहास को काउंट करते हैं, जो है 1707 के बाद से जो है 1947 तक। उसके बाद स्वतंत्र इतिहास हो जाता है, जो मतलब अभी तक हमारा चला है स्वतंत्रता के बाद, है ना। मेनली जो हम मानते हैं जो कि हमारा जो है 712 जब मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद कासिम आता है, जब सफल मुस्लिम आक्रमण पहला होता है, वहीं से हम मेडुअल को मानते हैं। अब देखो ये इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब मानव का उद्भव के बारे में बात करेंगे। सिद्धांत क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन ने दिया, जिसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और पुस्तक के बारे में। मानव का जो है प्रथम साक्ष्य जो है अफ्रीका में, जो है अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है, उसमें जो है 4.4 मिलियन वर्ष पहले। भारत में मानव का जो प्रथम साक्ष्य नर्मदा है ना, मानव और पश्चिम नर्मदा क्षेत्र जो हथनौर है वहाँ पे 1982 में डॉक्टर अरुण सोमकिया ने खोज किया था। और महाराष्ट्र के जो पुणे जिले में जो है बोरी खुर्द में जो है एक निम्न पुरापाषाण स्थल भी है, जिसमें जो है 1.4 मिलियन वर्ष पहले भारत में मनुष्यों के प्रकट होने का सुझाव भी देता है ना। इसका तो हम करते हैं, खोज करते हैं, कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं कि कितना पुराना होता है। ठीक है, अब ये देखो शुभम गुप्ता सर के बारे में मैं बता देता हूँ। शुभम गुप्ता सर से हमने पढ़ा है, GKGS फाउंडेशन बैच इन्होंने लागू किया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इनका जो भाषा लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। विषय इनका जो है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री, सब चीज़ें पढ़ाते हैं, है ना। और ये इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है शुभम गुप्ता एकेडमी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये मानव के बारे में बताया कि मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा है। ठीक है ना। होमो इरेक्टस वगैरह के बारे में बताया गया, होमो सेपियंस वगैरह के बारे में आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब हम अत्यंत न्यूनतम युग, जिसमें हिमयुग वगैरह, फिर न्यूनतम युग आता है, फिर जिसमें वर्तमान भूवैज्ञानिक युग वगैरह, है ना। फिर गर्म जलवायु और मनुष्य का युग आता है। फिर पाषाण काल, है ना। पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल हमने देख लिया, और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। ये चीज़ें अभी हो गई है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सब औजार हैं, आपको देख लीजिए। ये तो जैसे कुल्हाड़ी लग रहा है, यहीं सबसे कुल्हाड़ी का विकास मेरे को लग रहा हुआ है देख तक। खतरनाक औजार है सब। अब यहाँ से पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल हम कल पढ़ेंगे, है ना। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।